दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। आजम खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के जन्मदिन पर चाकू के बजाय पेन से केक काटा और पेन से केक काटने के बाद में कहा कि ये पेन जो है ये तकदीर लिखेगा और चाकू का काम है काटना, वो सिर्फ काटेगा। उन्होंने ये कटाक्ष जो किया, ये सब जानते हैं कि किस और किया कि रामपुर में कुछ दिनों पहले रामपुर प्रशासन की तरफ से दुनिया का सबसे बड़ा और कीमती चाकू को लगभग 60 लाख जिसकी कीमत बताई गई है वो यहाँ पर बनाया गया था। और आजम खान शुरू से ही ये कहते हैं कि वो चाकू देना चाहते हैं और मैं पेन देना चाहता हूँ। बहरहाल अब देखना यह है कि आगे इसके रिएक्शंस क्या होंगे, लेकिन आजम खान ने जिस तरह से ये काम किया है वो चर्चा का विषय है। ये जो देख रहे हैं ये एक बच्चा है, मासूम बच्चा 6 साल का। इसका जो है एक सरफिरे ने पत्थर से कूचकर इसकी जान ले ली, इसका मर्डर कर दिया। रामपुर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, तमाम कार्रवाई की और उसको गिरफ्तार भी कर लिया। सुनिए एडिशनल एसपी ने इस संबंध में क्या कहा है कि किस तरह से इस मासूम बच्चे की जान गई है। ये बच्चा जो अभी 6 साल का था, अभी इसने कुछ भी नहीं देखा था ज़िंदगी में, इस सरफिरे ने अपनी सेक्स की भूख मिटाने के लिए इसकी जान ले ली। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रहने वाले हैं योगेंद्र यादव, जो ज्वालानगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि करीब दिन में 2 बजे सूचना दी तो उसका बच्चा दिन में 10 बजे के करीब से गायब है। इस पर सिविल लाइन पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मौके का निरीक्षण किया और पूछताछ करनी शुरू की। उसी में योगेंद्र यादव का पड़ोसी ही जिसकी उम्र 12-13 साल है, उस लड़के से पूछताछ जब पुलिस ने की तो उसने कहा कि मैंने इस योगेंद्र यादव के बच्चे को, जिसकी उम्र 6 वर्ष है, जिसका नाम युग यादव है, उसे मारकर हाईवे के किनारे पेट्रोल पंप के पास गड्ढे के पास फेंक दिया है। पुलिस ने इस बाल अपचारी की निशानी पर सबको बरामद किया और जो बच्चे का कपड़ा नहीं था शरीर पर, उसके कपड़े बरामद किए, आला कतर बरामद किया और जो अपचारी है इसे गिरफ्तार कर लिया। ये अपचारी शराब पीने का आदी है और स्मैक वगैरह पीता है। इसकी उम्र कम है लेकिन इस तरह के व्यसन में पड़ गया है। तो बच्चा है युग यादव, इसके का पोस्टमार्टम के लिए सब भेज दिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे देश में गैंगस्टरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनसे दुनिया तो परेशान है, लेकिन उसके साथ ही वो एजेंसियां जो कानून और व्यवस्था की देखभाल करती हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए काम करती हैं, वो तक परेशान हैं। इसलिए उन्होंने गृह मंत्रालय से अपील की है कि गैंगस्टरों को उत्तर भारत की जेलों से निकालकर, तिहाड़ जेल सहित उत्तर भारत की तमाम जेलों से निकालकर अंडमान निकोबार, जिसे काला पानी कहते हैं, उन जेलों में शिफ्ट किया जाए ताकि इनका नेटवर्क टूट सके। आपको बताते चलें कि ये गैंगस्टर जो हैं गिरफ्तार होने के बाद भी जेलों से अपना नेटवर्क चलाते हैं और वहीं से बैठे बैठे हत्याएं, लूट, डकैती ये सब कराते हैं और नए नए लोगों की भर्ती होती है और इस तरह से अवैध वसूली भी की जाती है। अभी कुछ दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई का जेल से ही एक इंटरव्यू भी आया था जिसमें उसने खुलेआम कहा था कि मौका मिला तो सलमान खान को ज़रूर मारेंगे। इसके अलावा टिल्लू ताजपुरिया की जेल के अंदर हत्या, जिस तरह से तिहाड़ जेल में जो सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, जेल के अंदर उस हत्या ने कई सवाल खड़े किए थे। यहाँ पे जेलों के अंदर कानून व्यवस्था या सुरक्षा के क्या इंतज़ाम है, इसीलिए ये कहा गया है कि अब इनको यहाँ से काफ़ी दूर, जिसे काला पानी कहा जाता था, वहाँ पर भेजा जाए और वहीं पर इनको रखा जाए। देखना यह है कि NIA की इस प्रार्थना को गृह मंत्रालय कितनी जल्दी कबूल करता है और कब तक इस पर एक्शन होता है। देखिए ये रिपोर्ट। काला पानी की सजा। क्या होती है काला पानी की सजा? अंग्रेजों के जमाने से ही सुनते आ रहे हैं, ऐसी सजा जो मौत से भी बदतर मानी जाती है, जिसमें व्यक्ति को जिंदा रहते हुए भी इतने कष्ट सहने पड़ते हैं जो मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होते हैं। अब यही सजा मिलने वाली है उत्तर भारत के कुख्यात गैंगस्टर्स को।
जी, उत्तर भारत के कुख्यात गैंगस्टर्स ने एनआईए की नाक में दम किया हुआ है। जेल के अंदर से कुछ न कुछ जुगाड़ कर ये गैंगस्टर्स अपना गैंग चला रहे हैं। पूरा सिंडिकेट जेल के अंदर से ही चला रहे हैं। जेल में रहने के बाद भी वो जेल के बाहर रहने जैसे ही है। ऐसे में एनआईए ने ऐसे गैंगस्टर्स के लिए कुछ बड़ा सोच लिया है और इस बारे में गृह मंत्रालय को लिख भी दिया है। उत्तर भारत की जेलों में बंद 10 से 12 गैंगस्टर्स को अंडमान निकोबार जेल में ट्रांसफर करने की अपील एनआईए ने कर डाली है। मामले को लेकर गृह मंत्रालय और एनआईए के अधिकारियों के बीच में लंबी चर्चा भी हुई है। एनआईए ने गृह मंत्रालय के अफसरों से कहा है कि कुछ चुनिंदा शातिर कैदियों को अंडमान निकोबार जेल में ट्रांसफर किया जाए। सूत्रों के मुताबिक एनआईए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की जेलों में बंद उन गैंगस्टर्स को अंडमान भेजना चाहती है जो यहां की जेलों में बंद रहकर अपना क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं। एनआईए का मकसद इन गैंगस्टर्स के नेटवर्क को ध्वस्त करना है। ऐसे में सवाल ये उठ सकता है कि कहीं और क्यों नहीं, अंडमान का ही विकल्प क्यों चुना गया? गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक प्रस्ताव गैंगस्टर्स को दक्षिण भारत की जेलों में स्थानांतरित करने का था, लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया होगी क्योंकि इसके लिए राज्य सरकारों की अनुमति लेनी होगी, जबकि अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है और ऐसे में वहां इन गैंगस्टर्स को शिफ्ट किए जाने के लिए केंद्र को किसी से अलग से इजाजत नहीं लेनी होगी। और अंडमान की जेल को ही काला पानी कहा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सोचा सिर्फ अंडमान ही गया, बल्कि उत्तर भारत में जेलों से भी चल रही गैंगस्टर्स की प्लानिंग को रोकने के लिए उन्हें असम शिफ्ट किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। गैंगस्टर्स को असम शिफ्ट करने पर भी विचार। उत्तर भारत की जेलों में बंद गैंगस्टर्स और अपराधियों को लेकर एनआईए का ये दूसरा लेटर है जो गृह मंत्रालय को भेजा गया है। अभी कुछ दिन पहले ही एनआईए ने गृह मंत्रालय को एक लेटर लिखा था जिसमें लॉरेंस बिश्नोई समेत 25 कुख्यात गैंगस्टर्स को दूसरे राज्यों में जैसे साउथ इंडिया की जेलों में शिफ्ट करने की गुजारिश की गई थी। वजह साफ है, गैंगस्टर्स के सिंडिकेट को खत्म करना, और वो उत्तर भारत की जेलों में रहकर नहीं हो सकता क्योंकि जेल से ही होती है गैंगस्टर्स की पूरी प्लानिंग। दिल्ली के जेलों में बंद गैंगस्टर्स के बीच में आपसी गैंगवार का खतरा बना रहता है। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल से भी कुख्यात गैंगस्टर्स को दूसरी जेलों में शिफ्ट करने को एनआईए कह चुकी है। तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से कहा गया था। दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर 16 जेल हैं, जिसमें कैदियों के रखे जाने की कैपेसिटी लगभग 10,000 है, जबकि मौजूदा वक्त में 20,000 से ज्यादा कैदी हैं और कुछ कैदी कुख्यात हैं। लॉ एंड ऑर्डर के खराब रहने की स्थिति रहती है, इसलिए जेल से खूंखार कैदियों को दूसरे जेलों में शिफ्ट किया जाए। ये सब कार्रवाई और तेज इसलिए हुई क्योंकि अभी हाल ही में 2 मई को तिहाड़ जेल के अंदर बंद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप कथित तौर पर गोगी गैंग के दीपक उर्फ तीतर, योगेश उर्फ टुंडा, राजेश और रियाज खान पर लगा। पता तो ये भी चला था कि हमलावर जेल के अंदर ही ताजपुरिया को मारने के लिए पिछले 2 से 3 साल से प्लानिंग कर रहे थे। गैंगस्टर्स जेल से चलाते हैं सिंडिकेट। अभी कुछ दिन पहले ही क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा जेल में बैठकर क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं। दोनों जेल में बैठकर यंग लड़कों को रिक्रूट करते हैं, फिर उनसे पूरे देश में रंगदारी वसूल करवाते हैं। वहीं लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा ने खुद भी ये खुलासा किया था कि दिल्ली से फरार होने के बाद लंदन में बैठा गैंगस्टर कपिल उर्फ नंदू और अमेरिका में बैठा बिश्नोई का भाई अनमोल मिलकर वारदातों को अंजाम दिलवा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने तो नेहरा और लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है जो दिल्ली में बीजेपी नेता की हत्या में शामिल है। कुल मिलाकर इन गैंगस्टर्स को यहां से कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, जिस वजह से उन्हें अंडमान की जेलों में ले जाने की गुजारिश की गई है। गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख गुजारिश की गई है कि इन कुख्यात गैंगस्टर्स को अंडमान की जेल में शिफ्ट किए जाने की इजाजत दी जाए। देखना दिलचस्प होगा कि एनआईए को गृह मंत्रालय से इसकी परमिशन मिलती है या नहीं। कांवड़, मुहर्रम, तमाम त्योहारों का ये महीना है। इसी को लेकर प्रशासन और शासन और सरकार बहुत सख्त है। देखिए मुख्यमंत्री ने क्या दिशा निर्देश जारी किए। ही व्यवस्था बनाई गई है कि किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी ऐसे कार्यक्रम हम नहीं होने देंगे जो अनावश्यक ट्रैफिक को जाम करता हो। जो परंपरागत रूप से कार्यक्रम चलते रहे हैं उन सब उन्हें छोड़ करके, खासतौर पर जैसे कावड़ यात्रा निकलेगी या मुहर्रम के जुलूस निकलेंगे, अगर वे परंपरागत रूप हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए कावड़ यात्रा हो या फिर मुहर्रम के जुलूस, अस्त्र शस्त्र कोई लेकर नहीं जाएगा। पहले से हम सुनिश्चित करेंगे, हम संवाद बनाएं। त्रिशूल लेकर के भी कावड़ यात्रा में कोई जाता है तो पहले से उसको जानकारी देनी होगी, उस व्यवस्था के साथ बताइएगा। लेकिन कोई नंगी तलवार लेकर के जाएगा
इसकी अनुमति मत दीजिए। छुरा लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। एयरगन लेके जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। अनावश्यक रूप से भावनाएं आहत न होने वाली कोई भी ऐसी हरकत प्रशासन के स्तर पर भी न हो, और कावड़ संघ हो या मुहर्रम के जुलूस हो, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन न हो, यह भी हम सुनिश्चित करेंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की स्थिति न आने पाए। हर एक जुलूस जो भी निकले उसकी निगरानी होनी चाहिए, ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से। हमें करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कावड़ यात्रा की जो निगरानी हेलीकॉप्टर के माध्यम से होती है वह पूर्व की भांति उसी प्रकार से इस वर्ष भी होगी। हमें उसकी समीक्षा भी करनी चाहिए, और जब भी उसकी आवश्यकता पड़ती है तो उसके अनुसार हम शासन से उसकी परमिशन लेकर के, शासन से उसकी व्यवस्था लेकर के वह भी सुनिश्चित करेंगे। डीजे एक निश्चित वॉल्यूम में ही बजना चाहिए, और संवाद बना करके हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे। हम प्रतिबंधित नहीं करेंगे, लेकिन उसको संवाद बना करके एक निश्चित वॉल्यूम में बजाने की परमिशन देंगे, और उसमें केवल अगर कावड़ यात्री हैं तो कावड़ यात्री इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वे उसमें केवल भगवान शिव से जुड़े हुए भजन ही बजाएंगे। कोई ऐसा फिल्मी गाना नहीं बजाएंगे जिसके कारण अनावश्यक रूप से माहौल खराब होता हो और धार्मिक भावनाएं एक सामान्य भक्त की आहत होती हो। ये भी हमें कावड़ यात्रियों से पहले से ही संवाद बना करके उनसे आग्रह करना चाहिए। ऐसे ही मुहर्रम के जुलूस में भी वे लोग डीजे बजाएंगे, हम सुनिश्चित करें उसकी वॉल्यूम को कंट्रोल करें। अनावश्यक रूप से ढोल और ताशा बजा करके शोरगुल उतना न बचाएं जो कान फोड़ू हो जाए, और कान फोड़ू व्यवस्था को हमें रोकना पड़ेगा, हर हाल में रोकना पड़ेगा। अस्त्र शस्त्र का अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करेगा कोई, और हर एक जितने भी ऐसे लोग होंगे जो जुलूस का नेतृत्व करेंगे उनसे लिखित एफिडेविट भी आप लोग ले लेंगे स्थानीय स्तर पर पहले से व्यवस्था बना करके। तो पर्व और त्योहार में कोई खलल डालने का प्रयास नहीं करेगा, उसके नाम पर शांति भंग करने का दुस्साहस भी कोई नहीं करेगा। आज की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसीलिए महत्वपूर्ण थी, और मैं चाहूंगा कि शासन स्तर पर यहां पर सभी संबंधित विभाग इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि जो व्यवस्था उनके जिम्मे है वे अपने अपने विभागों की भी समीक्षा कर लें, कोऑर्डिनेशन के माध्यम से प्रभावी ढंग से इसको लागू करने की तैयारी भी करेंगे, और कहीं भी कानून व्यवस्था की कोई समस्या न होने पाए, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से हम संपन्न कर सकें, यह हर स्तर पर हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। यही मुझे इस अवसर पर आप सबको। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।